कहीं आप एनएससी पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स तो पे नहीं कर रहे। पोस्ट ऑफिस एफडी का इंटरेस्ट रेट एनएससी से कम है, लेकिन फिर भी पोस्ट ऑफिस एफडी आपको पहले साल एनएससी से ज्यादा ब्याज बना कर देती है। लेकिन कैसे? आज के इस वीडियो में हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप एनएससी लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, कौन एनएससी खुलवा सकता है, इसमें आप कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं, मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी से पहले पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप इस पैसे को कैसे निकाल सकते हैं, समय से पहले अकाउंट क्लोज करने के क्या नियम है, इसे आप कैसे और कहां अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको इसके इंटरेस्ट पर टैक्स देना पड़ेगा, आप इसमें कैसे टैक्स बचा सकते हैं। हम इसे एफडी के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि एनएससी एफडी से अच्छा है या बुरा, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि किन लोगों के लिए एनएससी बहुत अच्छा है और किन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के ऊपर कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस चैनल में पैसा सेव करने से लेकर उसे इन्वेस्ट करने तक सभी पॉइंट पर बात करते हैं, वो भी बहुत आसान शब्दों में। अगर आप भी पैसे के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को भारत सरकार ने लॉन्ग टर्म सेविंग के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इस स्कीम में कोई भी व्यक्ति मिनिमम 1000 रुपए जमा कर सकता है, और अगर 1000 रुपए से ज्यादा जमा करना चाहता है तो 1100 रुपए, 1200 रुपए कुछ भी जमा कर सकता है, लेकिन 1150 रुपए, 1250 रुपए जमा नहीं कर सकता है। इसमें पैसा जमा करने की कोई भी अपर लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना पैसा इसमें जमा कर सकते हो। एक आदमी एक से ज्यादा अकाउंट खुलवा सकता है, अकाउंट खोलने के ऊपर भी इसमें कोई लिमिट नहीं है। इस स्कीम में आपको बस एक बार पैसा डालना पड़ता है, जैसे हम एफडी में पैसा डालते हैं। अगर आपको दोबारा पैसा डालना है या हर महीने पैसा डालना है तो आप एक न्यू एनएससी खुलवा सकते हैं। एनएससी में हमें 7.7% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है। इसमें आपको मैच्योरिटी के समय ही पूरा पैसा मिलता है। एनएससी में मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। आगे हम जानेंगे कि इसमें कितना पैसा जमा करने पर आपको कितना पैसा मिलेगा। एनएससी में आपको पीपीएफ की तरह लोन की सुविधा तो नहीं मिलती, लेकिन एनएससी को आप बैंक में गिरवी रखकर लोन ले सकते हो। कई बार हमें लोन की जरूरत होती है और बैंक हमें लोन नहीं देता, वो कुछ न कुछ गिरवी रखने को कहता है। ऐसे में आप बैंक के पास अपनी एनएससी गिरवी रखकर लोन ले सकते हो। अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो बैंक आपकी एनएससी के पैसे को अपने पास रख लेगा। इसके साथ ही एनएससी में आपको इनकम टैक्स की छूट भी मिल जाती है। वीडियो में आगे मैं आपको वो गलती बताऊंगा जो ज्यादातर लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनको एनएससी में ज्यादा टैक्स देना पड़ जाता है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में जानेंगे। कौन इस अकाउंट को खुलवा सकता है? कोई भी भारतीय निवासी इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसमें 3 तरह के खाते खोले जा सकते हैं: सिंगल होल्डर अकाउंट, ए टाइप ज्वाइंट अकाउंट, बी टाइप ज्वाइंट अकाउंट। सिंगल होल्डर अकाउंट कोई भी अपने लिए खुलवा सकता है। नाबालिग के नाम पर भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, लेकिन नाबालिग के नाम पर जो अकाउंट खुलवाया जाता है उसमें एक गार्जियन का होना जरूरी होता है। अगर नाबालिग की एज 10 साल हो चुकी है तो गार्जियन की कोई जरूरत नहीं, तब नाबालिग खुद इस अकाउंट को खोल सकता है। ए टाइप ज्वाइंट अकाउंट मैक्सिमम 3 एडल्ट मिलकर खोल सकते हैं, और जब अकाउंट मैच्योर होता है तब सभी अकाउंट होल्डर या जो जीवित अकाउंट होल्डर हैं उनको मैच्योरिटी अमाउंट बराबर बांट दिया जाता है। बी टाइप ज्वाइंट अकाउंट को भी मैक्सिमम 3 एडल्ट मिलकर खोल सकते हैं, लेकिन इसमें जब अकाउंट मैच्योर होगा तो किसी एक अकाउंट होल्डर को ही मैच्योरिटी का पूरा अमाउंट दिया जाता है। अकाउंट कहां खुलवाया जा सकता है? आप इस अकाउंट को 3 जगह खुलवा सकते हैं। फर्स्ट, आप इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो। सेकंड, किसी भी गवर्नमेंट बैंक जैसे एसबीआई, बीओबी, पीएनबी कहीं भी खुलवा सकते हो। और थर्ड, किसी प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या किसी भी और दूसरे प्राइवेट बैंक में आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हो। और रही बात आपके पैसे की सेफ्टी की, तो ये योजना सरकार के द्वारा चालू की गई है। इसमें आप अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवाते हो, लेकिन इस पैसे पर आपको ब्याज देता है आरबीआई। अगर बैंक डूब जाए फिर भी आपके पैसे की पूरी गारंटी सरकार लेती है, और वो मैच्योरिटी पर आपको किसी भी हाल में विद इंटरेस्ट पैसा देगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे? पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान और पते के प्रमाण पत्र। ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी हेल्प से आप एनएससी खोल सकते हैं। अगर 5 साल से पहले पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या पैसा निकाला जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। आप एनएससी को 5 साल से पहले क्लोज नहीं करवा सकते। सिर्फ कुछ कंडीशन है जिनमें अकाउंट क्लोज करवाया जा सकता है। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए या ज्वाइंट अकाउंट होने पर सभी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो एनएससी अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है। अगर नॉमिनी चाहे तो अकाउंट को आगे कंटिन्यू रख सकता है या अकाउंट को क्लोज कर सकता है। अगर कोई गजेटेड ऑफिसर एनएससी अकाउंट को जब्त कर ले तो तब भी अकाउंट क्लोज हो जाता है। किसी कोर्ट के ऑर्डर पर भी एनएससी अकाउंट को क्लोज करवाया जा सकता है। अगर अकाउंट को 1 साल से पहले बंद किया जाता है तो कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने जमा
जमा किया होगा वही वापस मिलता है। लेकिन अगर अकाउंट 1 साल बाद और 3 साल से पहले बंद किया जाता है तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उसी हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। अभी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर 4% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। कुल मिलाकर एनएससी अकाउंट को समय से पहले क्लोज करने में कोई फायदा नहीं है। 2-2.5 साल पैसा रखने के बाद 4% का ब्याज कुछ भी नहीं हुआ। एनएससी अकाउंट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है। अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर कानूनी वारिस या नॉमिनी को अकाउंट ट्रांसफर किया जाता है। कोर्ट ऑर्डर पर भी अकाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आपने एनएससी अकाउंट को गिरवी रखकर लोन लिया हो और आप लोन नहीं चुका पाए तब भी अकाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट में किसी एक अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर जीवित अकाउंट होल्डर के नाम पर अकाउंट ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन पैसा मिलेगा कब और कितना? अभी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट रेट 7.7% मिल रहा है। सरकार इस इंटरेस्ट रेट को हर 3 महीने में चेंज करती रहती है। 1991 से 1998 तक एनएससी में 12% का इंटरेस्ट रेट मिला है। 1998 के बाद से ये इंटरेस्ट रेट लगातार कम होता रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। आप जब अकाउंट खोलोगे तो उस समय जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो चेंज नहीं होगा। इसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका पैसा हर साल कंपाउंड होगा। अभी इंटरेस्ट रेट 7.7% चल रहा है। हम इसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपको 5 साल बाद कितना पैसा मिल सकता है। मान लो अगर कोई 1 लाख रुपए 1 अप्रैल 2025 को जमा करता है तो 1 साल बाद 31 मार्च 2026 को इस 1 लाख रुपए पर उसे 7.7% के हिसाब से ब्याज मिला होगा। अब उसके ये 1,07,700 रुपए हो जाएंगे। अगले साल 31 मार्च 2027 को उसे दोबारा ब्याज मिलेगा। इस बार ब्याज उसे 1 लाख रुपए पर नहीं मिलेगा बल्कि 1,07,700 रुपए पर मिलेगा। 2 साल बाद उसके ये 1 लाख रुपए 1,15,992 रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही आपका पैसा हर साल कंपाउंड होगा और 5 साल बाद आपके 1 लाख रुपए 1,44,903 रुपए हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके ऊपर लगने वाले टैक्स के बारे में नहीं समझे तो आपको इस पूरे 44,903 रुपए पर टैक्स देना पड़ जाएगा। एनएससी पर आपको कितना टैक्स देना पड़ता है? एनएससी में आपको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए से कम है तब तो आपको एनएससी पर 0 टैक्स देना है। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से ज्यादा बन रही है तो आपको इसके ब्याज पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करते हो तो एनएससी के पैसे पर आपको सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए की टैक्स की छूट मिल जाती है। लेकिन ये छूट आपको सिर्फ एक बार मिलती है। जिस साल आपने एनएससी ओपन की होगी सिर्फ उसी साल। ऐसा नहीं है कि आपने इस साल एनएससी ओपन की 1.5 लाख रुपए से और आपको अगले 5 सालों तक इस 1.5 लाख रुपए पर छूट मिलती रहेगी। आपको सिर्फ एक बार छूट मिलेगी। अगर आपने 4 लाख रुपए की एनएससी की तब भी आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी, वो भी उसी साल जिस साल आपने एनएससी ओपन की होगी। बाकी के 2.5 लाख रुपए पर आपको कोई भी टैक्स छूट नहीं मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि बचे हुए 2.5 लाख रुपए में से 1.5 लाख आप दोबारा टैक्स में छूट ले पाओ। लेकिन जो हर साल आपका ब्याज री इन्वेस्ट हो रहा है उस ब्याज को आप उस साल सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि शुरुआत के 4 साल तक आपको जो भी ब्याज मिलता है उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि ये री इन्वेस्ट हो रहा है। सिर्फ 5वें साल जो आपको ब्याज मिला है उसी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि ये री इन्वेस्ट नहीं हुआ है। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने 10 लाख रुपए की एक एनएससी खरीदी जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.7% का। तो जिस साल आपने एनएससी खरीदी उस साल आप सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हो। तो ये 10 लाख रुपए में से आपने 1.5 लाख रुपए की सेक्शन 80C में डिडक्शन ले ली। अब 1 साल बाद आपको जो ब्याज मिला वो मिला 77,000 रुपए और जो ये आपको 77,000 रुपए का ब्याज मिला ये आपके खाते में ना आके री इन्वेस्ट हो गया है। तो इस 77,000 रुपए को आप अगले साल सेक्शन 80C में दोबारा से डिडक्शन ले सकते हो। अब आपके 10,77,000 रुपए दोबारा से 7.7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ग्रो होंगे। अब अगले साल आपके इस 10,77,000 रुपए में आपको 7.7% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपके ये 10,77,000 रुपए हो गए अब 11,59,929 रुपए। आपको 82,929 रुपए का ब्याज मिला। ये 82,929 रुपए भी आपके दोबारा से कंपाउंड हो गए, दोबारा से री इन्वेस्ट हो गए हैं। तो इस 82,929 रुपए को आप उस साल सेक्शन 80C में दोबारा से क्लेम कर सकते हो। तो पहले साल आप 77,000 रुपए की सेक्शन 80C में डिडक्शन ले सकते हो, दूसरे साल 82,929 रुपए की डिडक्शन ले सकते हो, तीसरे साल 89,315 रुपए की डिडक्शन ले सकते हो, चौथे साल 96,192 रुपए की डिडक्शन ले सकते हो। अब 5वें साल जो आपको ब्याज मिला वो मिला 1,03,599। लेकिन ये पैसा आपका री इन्वेस्ट नहीं हुआ क्योंकि 5 साल बाद आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो 5 साल बाद आपके खाते में जो पैसा आया वो है 14,49,034 रुपया, जिसमें से आपके जो शुरू के 4 साल जो आपको ब्याज मिला उसको आपने दोबारा से सेक्शन 80C के अंडर क्लेम कर लिया।
तो जिसपे आपको टैक्स नहीं देना पड़ा होगा। अब जो 5वें साल आपको इंटरेस्ट मिला 1,03,599, इस पर आपको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि 5 साल की एफडी ज्यादा अच्छी है या एनएससी अकाउंट। एफडी और एनएससी दोनों को ही आप गिरवी रखकर लोन ले सकते हो। पोस्ट ऑफिस एफडी में भी आपको इन्वेस्ट करते समय टैक्स में छूट मिलती है और एनएससी में भी पैसा इन्वेस्ट करते समय टैक्स में छूट मिल जाती है। दोनों में ही आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सेक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकते हो, वो भी तब जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करोगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलने वाली। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए एफडी करवाते हैं तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और एनएससी में आपको 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। पोस्ट ऑफिस एफडी में इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है और 1 साल बाद आपके खाते में आ जाता है, लेकिन एनएससी में एनुअली कंपाउंडिंग होती है और ब्याज सहित पूरा पैसा 5 साल बाद ही आपको मिलता है। इस ब्याज पर भी आपको दोबारा से ब्याज मिल जाता है। देखने में तो एनएससी का इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन क्वार्टरली कंपाउंड होने की वजह से एफडी का इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है। एनएससी में जो आपका ब्याज हर साल री इन्वेस्ट हो रहा है उस पर भी आप टैक्स में छूट ले सकते हो, लेकिन एफडी में जो आपका हर साल ब्याज मिलता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख से कम है तब तो टैक्स के मामले में आपके लिए एफडी और एनएससी एक जैसी ही हुई। एफडी में आपको जो ब्याज मिलता है वो आपके खाते में आ जाता है, लेकिन एनएससी में आपका ब्याज आपके एनएससी अमाउंट में ही जुड़ जाता है। इस ब्याज पर भी आपको दोबारा से ब्याज मिल जाता है। कंपाउंडिंग होने की वजह से एनएससी में आपको 5 साल बाद एफडी की तुलना में ज्यादा पैसा मिलता है। अब यहाँ पर एफडी का इंटरेस्ट रेट 7.5% है और एनएससी का इंटरेस्ट रेट 7.7% है। एफडी का इंटरेस्ट रेट कम तो है, लेकिन पहले साल ये एनएससी से ज्यादा पैसा बना लेता है। लेकिन कैसे, पहले इसे समझते हैं। अगर आपने अपने 10 लाख रुपए को 5 साल के लिए एफडी में डाल दिया और मैंने अपने 10 लाख रुपए को 5 साल के लिए एनएससी में डाल दिया, तो देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा बना। आपने 10 लाख रुपए की एफडी करी थी जिसपे आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। अब आपका जो ये एफडी का इंटरेस्ट रेट 7.5% है, क्वार्टरली कंपाउंड है, तो आपके 10 लाख रुपए पर आपको पहले क्वार्टर में 18,750 रुपए मिले और ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ गए, तो 3 महीने बाद आपके 10 लाख रुपए हो गए 10,18,750 रुपए। अब अगले क्वार्टर के लिए आपको 10,18,750 रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि हो गए 19,102 रुपए। ऐसे ही 4 क्वार्टर तक आपका पैसा कंपाउंड होते होते 1 साल बाद आपके पास बन गए 10,77,136 रुपए। वैसे तो आपको एफडी में 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, लेकिन क्वार्टरली कंपाउंड होने की वजह से आपको ये लगभग 7.71% का इंटरेस्ट रेट मिला। वहीं दूसरी तरफ एनएससी में हमें 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन ये ईयरली कंपाउंड है, तो 1 साल बाद हमारे पास एनएससी में 10,77,000 रुपए हो गए। तो एफडी में आपने इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद भी एनएससी से ज्यादा पैसा बना लिया, तो 5 साल तक आपके खाते में 77,136 रुपए आते रहे, जिस पर आपको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो एफडी में आपको हर साल 77,136 रुपए मिलता रहा और 5 साल के अंदर आपने 3,85,681 रुपए कमा लिए। प्रिंसिपल अमाउंट आपका था 10 लाख रुपए और आपका इंटरेस्ट मिला के आपका एफडी का पैसा 13,85,681 रुपए हुआ। अब बात करते हैं एनएससी की। एनएससी में जो हमें ब्याज मिल रहा था वो री इन्वेस्ट हो जा रहा था, तो री इन्वेस्ट होने के कारण हमें 2 फायदे हुए। एक फायदा तो ये हुआ कि हम इस री इन्वेस्टमेंट वाले पैसे पर भी टैक्स में रिबेट ले रहे थे और ये पैसा हमारा कंपाउंड होते रहा, तो ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज मिला। तो 5 साल बाद हमें एनएससी पर 14,49,034 रुपए मिले, जो कि एफडी से पूरा 63,353 रुपए ज्यादा है। और एफडी पर हमने 3,85,681 रुपए पर ब्याज दिया, लेकिन एनएससी पर हमने सिर्फ जो हमारा 5वें साल का ब्याज बना 1,03,599, सिर्फ 1,03,599 रुपए पर ही हमने एनएससी पर ब्याज दिया है। बाकी के सारे ब्याज पर जो री इन्वेस्ट हो रहा था उस पर हमने सेक्शन 80C में छूट ले ली। अब बात करते हैं कि क्या आपको एनएससी अकाउंट खुलवाना चाहिए। अगर आपको अगले 5 साल तक पैसे की जरूरत नहीं है, आपको अपने पैसे को 5 साल के लिए सेफ जगह रखना है और आपको शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, या अगर जानकारी है भी तो भी आप अपने इस पैसे के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते, तब तो एनएससी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को 1 या 2 साल में ही पैसे की जरूरत पड़ सकती है, जो 5 साल तक अपने पैसे को लॉक नहीं करना चाहते, या जिन्हें एनएससी का 7.7% इंटरेस्ट बहुत कम लगता है, जो आराम से शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, उनके लिए एनएससी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको 1 साल के अंदर ही पैसा चाहिए और आप नहीं चाहते कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहे, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने एफडी करने की एक ऐसी निंजा टेक्निक बताई है जिसके बारे में यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया है।